Welcome to channel Ancient World Hub. Please like, subscribe and comments. Thank you. सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां न बिजली की रोशनी है, न इंजनों की गड़गड़ाहट, न स्टील के क्रेन, न कंप्यूटर की गणनाएं। फिर भी इंसान ऐसे पत्थरों को हिला रहा है जिनका वजन आज भी हमारे आत्मविश्वास को चुनौती देता है। इतिहास की किताबें कहती हैं कि ये सब मेहनत, समय और बल से हुआ। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? अगर ये सिर्फ ताकत का खेल था तो फिर इतनी सटीकता क्यों, इतनी समरूपता क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, दुनिया के अलग अलग कोनों में एक जैसी कहानियां क्यों? क्या हम उस हिस्से को अनदेखा कर रहे हैं जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस किया जा सकता है? आवाज, कंपन और लय। जब हम प्राचीन निर्माणों के सामने खड़े होते हैं तो सबसे पहले जो चीज हमें असहज करती है वो है उनकी शांति। वे शोर नहीं करते, दावा नहीं करते, बस मौजूद रहते हैं। पत्थर इतने सधे हुए कि उनके बीच ब्लेड भी नहीं घुस पाता। क्या ये सिर्फ औजारों की कारीगरी है या फिर पत्थर के व्यवहार की समझ? अगर पत्थर को काटने के बजाय मनाया गया हो, उसकी आंतरिक संरचना को क्षण भर के लिए बदला गया हो, तो क्या यह संभव है कि आवाज ने वहां भूमिका निभाई हो? और अगर निभाई तो किस तरह? प्राचीन परंपराओं में ध्वनि को सृष्टि की पहली चिंगारी कहा गया है। कहीं कहा गया शब्द से जगत बना, कहीं कहा गया कंपन से रूप निकला। हम इसे रूपक कह सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर रूपक के पीछे कोई अनुभव नहीं होता? क्या यह संभव है कि प्राचीन लोग उसी सत्य को कथा और मंत्र में ढाल रहे थे जिसे हम आज प्रयोगशालाओं में मापने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हर वस्तु की अपनी प्राकृतिक आवृत्ति, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, तो क्या सही आवृत्ति पर दी गई ध्वनि उसके व्यवहार को बदल सकती है? कुछ स्थानों पर आज भी पत्थर को हल्की चोट देने पर घंटी सी गूंज निकलती है, साफ, लंबी, जीवित सी। ये संयोग नहीं लगता, क्योंकि ऐसे पत्थर पूरे ढांचे में एक से चुने गए हैं। क्या प्राचीन लोग पत्थर की आवाज पहचानते थे? क्या वे जानते थे कि कौन सा पत्थर किस तरह प्रतिक्रिया देगा? और अगर वे ये पहचान सकते थे तो क्या वे उस प्रतिक्रिया का उपयोग निर्माण के दौरान कर सकते थे? सवाल सिर्फ ज्ञान का नहीं, नजरिए का है। आज का विज्ञान कहता है रेजोनेंस। सही फ्रीक्वेंसी पर दी गई ऊर्जा बड़े से बड़े ढांचे को भी अस्थिर कर सकती है। पुल गिरते हैं, कांच टूटता है, सब फ्रीक्वेंसी का खेल। तो फिर सवाल यह है कि क्या प्राचीन लोग बिना समीकरणों के अनुभव से वही खेल खेलते थे? क्या ढोल, शंख, मंत्र और सामूहिक स्वर किसी धार्मिक रस्म से ज्यादा एक तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा थे, जहां समय, दूरी और लय सब कुछ मायने रखता था? कल्पना कीजिए, दर्जनों लोग एक वृत्त में, शोर नहीं बल्कि नियंत्रित ध्वनि। आवाज हवा में फैलती नहीं बल्कि पत्थर के भीतर उतरती है। कंपन पैदा होती है, पत्थर का भार वही रहता है पर उसका प्रतिरोध बदलता है। ये सुनने में असंभव लगता है, लेकिन क्या हम भूल जाते हैं कि आज अल्ट्रासाउंड से पत्थर काटे जाते हैं? फर्क सिर्फ माध्यम का है। हम मशीनों से करते हैं, वे प्रकृति और शरीर से करते होंगे। क्या यही वजह है कि उनके निर्माण आज भी टिके हैं? यहाँ एक असुविधाजनक सवाल उठता है, अगर ये ज्ञान इतना प्रभावी था तो ये खो कैसे गया? क्या इसे इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि ये लिखने से ज्यादा करने की चीज थी, या इसलिए कि हर किसी के हाथ में देना खतरनाक था? इतिहास बताता है कि शक्तिशाली ज्ञान अक्सर या तो छुपा दिया जाता है या उसे मिथक कहकर किनारे कर दिया जाता है। क्या ध्वनि आधारित ये विज्ञान भी उसी नियति का शिकार हुआ? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक बात साफ होती है, प्राचीन लोग प्रकृति से लड़ते नहीं थे, वे उसे सुनते थे। पत्थर उनके लिए बाधा नहीं था, बल्कि एक साझेदार जिसे सही ढंग से समझा जाए तो वो सहयोग करता है। क्या यही कारण नहीं कि उनके निर्माण समय की मार झेल गए, जबकि हमारी कई आधुनिक इमारतें दशकों में थक जाती हैं? क्या मजबूती का राज सामग्री में नहीं, संवाद में छुपा है? और यहीं से कहानी एक नई दिशा लेती है, क्योंकि अगर आवाज पत्थर पर असर डाल सकती है तो फिर सिर्फ पत्थर ही क्यों? मानव शरीर पर, मन पर, चेतना पर उसका क्या प्रभाव पड़ता होगा? क्या यही कारण है कि प्राचीन संस्कृतियों में ध्वनि को उपचार, ध्यान और शक्ति से जोड़ा गया? क्या मंत्र सिर्फ शब्द थे या वे सटीक फ्रीक्वेंसी के उपकरण? जब यह विचार मन में जमने लगता है कि ध्वनि केवल सुनाई देने वाली चीज नहीं बल्कि काम करने वाली शक्ति हो सकती है, तब यह कहानी अपने आप एक जगह रुक नहीं सकती। ये हमें सीमाओं से बाहर ले जाती है, महाद्वीपों के पार, संस्कृतियों के बीच और समय की मोटी परतों के नीचे। हैरानी की बात यह है कि जहां जहां हम जाते हैं वहां एक जैसी परछाइयां मिलती हैं। अलग भाषा, अलग देवता, अलग परंपराएं, लेकिन ध्वनि, कंपन और पत्थर का रिश्ता लगभग एक जैसा।
सवाल ये है कि अगर ये सब सिर्फ कल्पना होती तो इतनी दूर दूर की सभ्यताएं एक ही दिशा में क्यों सोचतीं? तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों में आज भी कुछ कथाएं खुलकर नहीं बल्कि फुसफुसाहट में सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि भिक्षु एक विशेष दूरी पर खड़े होते थे, कोई पास नहीं, कोई बहुत दूर नहीं। ढोल, शंख और मंत्र एक साथ शुरू होते थे, लेकिन बिना शोर के। यह कोई भावुक प्रार्थना नहीं थी, बल्कि एक अनुशासित प्रक्रिया थी, जहां ध्वनि की दिशा, उसकी तीव्रता और समय सब कुछ नियंत्रित होता था। जैसे जैसे पहाड़ों से टकराकर आवाज लौटती, पत्थर प्रतिक्रिया देने लगता। अगर ये सिर्फ कहानी होती तो सवाल ये है कि हर विवरण इतना तकनीकी क्यों लगता है? क्यों सही लय और सही समूह पर इतना जोर दिया जाता है? अब मिस्र की ओर बढ़िए। पिरामिड्स, जिन्हें हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। बाहर से वे शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर कुछ अजीब घटता है। कुछ कक्षों में धीमी आवाज भी कई गुना बढ़ जाती है, जैसे पूरा ढांचा ध्वनि को पकड़कर लौटा रहा हो। आधुनिक वैज्ञानिक इसे एकॉस्टिक रेजोनेंस कहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब ये संरचनाएं बनाई गई थीं, तब ये शब्द ही मौजूद नहीं था। फिर ये ज्ञान आया कहां से? क्या पिरामिड्स सिर्फ कब्रें थीं, या फिर वे ध्वनि और ऊर्जा से जुड़े किसी बड़े प्रयोग का हिस्सा थे? और अगर ये सिर्फ संयोग था, तो मिस्र ही क्यों? माया सभ्यता में यही कहानी अलग रूप में सामने आती है। चिचेन इत्जा की सीढ़ियों पर ताली बजाइए, आपको ताली की आवाज नहीं, बल्कि किसी पक्षी जैसी ध्वनि सुनाई देगी। यह साधारण एको नहीं है, बल्कि एक नियंत्रित एकॉस्टिक इल्यूजन है। सवाल यह है, अगर माया लोग सिर्फ पत्थर जोड़ रहे थे, तो उन्होंने ध्वनि को इस तरह डिजाइन क्यों किया? क्या यह सिर्फ सुंदरता के लिए था, या फिर ध्वनि उनके लिए किसी संकेत, किसी शक्ति का माध्यम थी? भारत में ये रहस्य और गहरा हो जाता है। यहाँ पत्थर सिर्फ गूंजते नहीं, वे सुरों में बोलते हैं। कुछ मंदिरों में एक ही पत्थर को अलग अलग जगह छूने पर अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं, मानो वो पत्थर किसी संगीत वाद्य की तरह ट्यून किया गया हो। आधुनिक विज्ञान इसे पत्थर की डेंसिटी और कॉम्पोजिशन से समझाने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल ये है, उन पत्थरों को इतनी सटीकता से चुनने वाला कौन था? और उससे भी बड़ा सवाल, क्यों? अगर ये सिर्फ सजावट होती, तो पूरी संरचना इसी सिद्धांत पर आधारित क्यों होती? यहां आकर एक बुनियादी फर्क साफ दिखाई देता है। आधुनिक विज्ञान गणनाओं पर चलता है, प्राचीन विज्ञान अनुभव पर। आज हम मशीनों से कंपन पैदा करते हैं, वे समूह, लय और प्रकृति से करते थे, लेकिन आधार दोनों का एक ही है, फ्रीक्वेंसी। तो सवाल ये है कि क्या हमने सच में कुछ नया खोजा है, या बस उसी रास्ते पर लौट रहे हैं जिसे कभी छोड़ दिया गया था? आज अल्ट्रासाउंड से पत्थर काटे जाते हैं, वाइब्रेशन से भारी चीजें हिलाई जाती हैं। हम इसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी कहते हैं। लेकिन अगर यही सिद्धांत हजारों साल पहले अलग रूप में मौजूद था, तो क्या ये मानना गलत होगा कि प्राचीन लोग कम उन्नत नहीं थे, बल्कि अलग तरह से उन्नत थे? और अगर ऐसा है, तो फिर इतिहास ने हमें ये क्यों नहीं बताया? यहीं एक असहज सवाल उठता है, यह ज्ञान गायब कैसे हुआ? जब हम इतिहास के एक बिंदु के बाद देखते हैं, तो हमें संरचनाएं मिलती हैं, लेकिन उन्हें बनाने की भाषा नहीं मिलती। क्या ये ज्ञान इसलिए खो गया क्योंकि इसे लिखा नहीं गया, या इसलिए क्योंकि इसे लिखना ही संभव नहीं था? जब कोई विज्ञान अनुभव ध्वनि और संवेदना पर आधारित हो, तो क्या वो किताबों में कैद किया गया जा सकता है? धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि शायद हमने इतिहास को उल्टा पढ़ा है। हमने मान लिया कि प्राचीन लोग कम जानते थे और हम ज्यादा जानते हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि वे वही जानते थे, बस अलग रास्ते से? और क्या ये भी संभव है कि जिस ज्ञान को हमने मिथक कहकर खारिज किया, वही ज्ञान आज फिर हमारे सामने लौट रहा है? और यहीं से कहानी अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि ध्वनि से पत्थर पर असर पड़ सकता है या नहीं। असली सवाल ये है, अगर ये सच है, तो इंसान की सीमाएं वास्तव में कहां तक जाती हैं? और क्या हम उस सीमा के करीब लौट रहे हैं, या उससे और दूर चले गए हैं? जैसे ही हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, एक सवाल हमेशा हमारे दिमाग में गूंजता है, क्या सचमुच हमारे पूर्वजों ने केवल पत्थरों को व्यवस्थित किया था, या उन्होंने एक ऐसा विज्ञान छुपाया था जो आज भी हमारी समझ से परे है? क्या ये संभव है कि ध्वनि, कंपन और ऊर्जा के प्रयोग से वे पत्थरों को हिलाने और संरचना को जीवित बनाने में सक्षम थे? यह रहस्य केवल एक सवाल नहीं है, बल्कि एक चुनौती है जो हमारे आधुनिक ज्ञान और विज्ञान के सामने खड़ी होती है। हमने पहले देखा कि कैसे प्राचीन मंदिरों और पहाड़ों की संरचनाओं में केवल कला नहीं, बल्कि गणित, खगोल विज्ञान और ध्वनि विज्ञान का जादू छुपा हुआ है। अब अंतिम भाग में हम समझेंगे कि ये सब केवल इमारतें या मूर्तियां नहीं थीं। ये संरचनाएं, उनके आकार, उनके स्थान और उनके कंपन सभी मिलकर एक संदेश दे रहे थे।
क्या ये संदेश हमें मानव चेतना की गहराइयों, प्रकृति के नियमों और ब्रह्मांड की संरचना तक ले जाने वाला है? प्राचीन लोग केवल ध्यान और साधना के माध्यम से ही नहीं, बल्कि उनके पास ऐसे उपकरण और तकनीकें थीं जिनका आज भी कोई प्रमाण नहीं है। जब हम सोचते हैं कि कैसे एक हल्की चोट से पत्थर से संगीत जैसी ध्वनि निकलती थी, या सूर्य की रोशनी के सही कोण में पड़ने पर कुछ संरचनाएं चमक उठती थीं, तो हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि क्या ये सब संयोग था या एक सटीक विज्ञान के अनुसार किया गया था? क्या हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक ऊर्जा, ध्वनि और कंपनों का इस्तेमाल करके एक तरह के लाइव संरचनात्मक उपकरण बनाए थे जो केवल देखे जाने पर ही सक्रिय होते थे? क्या ये संभव है कि हमारे पूर्वजों ने विज्ञान को कला के रूप में छुपा दिया था ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे समझने के लिए पर्याप्त बुद्धि और धैर्य से आगे बढ़ें? क्या यह संरचनाएं केवल स्थापत्य चमत्कार हैं, या इनमें छिपा हुआ ज्ञान हमें ब्रह्मांड और मानव चेतना के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हम कभी पूरी तरह समझ पाएंगे कि इन पत्थरों, पहाड़ों और मंदिरों में क्या रहस्य छुपा है, या यह रहस्य हमेशा हमें चुनौती देता रहेगा? जैसे ही आप इस अंतिम भाग को सुनते हैं, सोचिए, हम केवल इतिहास को देख रहे हैं या हम उन संकेतों और संदेशों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने छोड़ दिए थे? यह यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि प्रकृति, पत्थर, ध्वनि और ऊर्जा में भी छुपा होता है। शायद यही रहस्य हमें आगे बढ़ने और सोचने पर मजबूर करता है। यही सवाल हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्य हमेशा हमारे लिए चुनौती बने रहेंगे, और शायद यही वही चीज है जो इंसानियत, विज्ञान और प्राचीन ज्ञान के बीच के सबसे गहरे संबंध को उजागर करती है। आज भी ये पत्थर, ये पहाड़ियां और ये मंदिर चुप हैं, लेकिन उनके भीतर एक आवाज है जो हमसे पूछती है, क्या आप सुन सकते हैं? क्या आप समझ सकते हैं? और क्या आप आगे बढ़ सकते हैं उस ज्ञान के साथ जो समय और विज्ञान की कसौटी में अडिग है? उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और ऐसी ही रोचक ऐतिहासिक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।